हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास के हिस्ट्री का 6th चैप्टर है जिसका नाम है राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चुनाव का दिन था। ये देखते हैं कि जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। आप लोग भी, अब तो आपकी 18 प्लस हो गई होगी, तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे, है ना। आइए, कुछ लोग शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 5 में ये पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। किसके द्वारा? तो जन यानी लोगों द्वारा। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, है ना। अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही एक आयोजन था जिसमें क्या होता था कि राजा जो होता था घोड़े को छोड़ देता था, है ना। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। और अगर जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि जो यज्ञ करने वाला राजा है वो शक्तिशाली है ना। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाकी खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां हैं, पुत्र हैं, है ना, कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं को काम सिर्फ बैठकर यज्ञ करने की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो याद रखना कि पुरोहित क्या करवा रहा है? यज्ञ करवा रहा है। कर कौन रहा है? तो क्षत्रिय यानी राजा कर रहा है, ठीक है। और जो वैश्य हैं वो उनके लिए उपहार ला रहे हैं, लेकिन जो शूद्र हैं उनको सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि उनको अनुष्ठानों में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, ये याद रखना, ठीक है, शूद्रों के बारे में। फिर है वर्ण। तो आइए देखते हैं कि इस समय जो उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत आपका सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है तथा अन्य ग्रंथ है जैसे अरण्यक है, उपनिषद है ना, ये सारे हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं, ठीक है, कि उनका अनुष्ठान कैसे होगा, उनको संपादन कैसे किया जाएगा और सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे, है ना। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक जो थे वो निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, ठीक है। तो याद रखना किसने किया? तो पुरोहितों ने, जिन्हें वर्ड कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ड के अलग अलग कार्य निर्धारित होते थे। ये पहला वर्ड कौन था? ब्राह्मण था। उसका काम क्या होता था? उसका काम होता था वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, है ना। दूसरा कौन है? दूसरा क्षत्रिय है। उसका काम क्या? उसका काम है यज्ञ करना, है ना, और युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। ये किसका है? ये क्षत्रिय का है, ठीक है। और विष का क्या है? तो विष का कार्य है कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार करना, ठीक है। ये है आपका उसका वैश्य का। तो क्षत्रिय वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो इसको याद रखना है। करवाएगा कौन यज्ञ? वो पुरोहित करवाएगा। और करने का अधिकार किसको है? तो क्षत्रिय और वैश्य को। वर्णों में अंतिम स्थान पर शूद्र हैं। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना है। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। महिलाएं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो याद रखना किसको? तो महिला और शूद्रों को, क्योंकि जो महिलाएं थीं उनको भी शूद्र माना जाता था। फिर चाहे वो किसी भी परिवार से हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, ठीक है, महिलाएं शूद्र ही मानी जाएंगी, है ना। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के लिए ब्राह्मण माता पिता की संतान जो होगी ब्राह्मण होगी,
है ना। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकारी, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क रखना मतलब एक तरह का अपवित्र माना जाता था, है ना। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कई लोग तो जो लोग थे जो इस प्रथा का विरोध करते थे, ठीक है। जैसे कुछ राजा थे जो स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, है ना। कुछ लोग जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी उसको सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव जो हो रहा था उसको उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, सबको मिलना चाहिए, है ना। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। कहाँ? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, है ना, याद रखना। अब है जनपद। तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। मतलब महायज्ञ करने लगे तो क्या हो गया, राजा जो पहले जन के राजा होते थे अब वो जन के ना होकर जनपद के राजा होने लगे थे, ठीक है। जनपद का अर्थ क्या होता है कि बसने की जगह, है ना। कुछ महत्वपूर्ण जनपद हैं, तो आइए देखते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जैसे दिल्ली का पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर है, एटा के पास अंतरजी खेड़ा है। सबसे पहले लोहे के साथ यहीं मिलते हैं अंतरजी खेड़ा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कौन कौन से जनपद है। दिल्ली का पुराना किला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर है, एटा के पास अंतरजी खेड़ा है, इनके प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये क्या है, ये पशुपालक भी हैं और कृषि भी करते हैं, ठीक है। आइए चित्रधूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। ये देखिए, है ना, ये डिज़ाइन बनी है यहाँ, देखिए, है ना। आइए, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रधूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये है ना, क्या किया गया इस पर चित्रकारी की गई है। आमतौर पर ये जो आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में की गई है, ये याद रखना, है ना। महाजनपद। तो करीब देखो, हमने जन देखा, फिर हमने जनपद देखा, अब हम देखेंगे महाजनपद। तो याद रखना, ठीक है, कि सीक्वेंस क्या आ रहा है। पहले जन था, है ना, फिर जन था, फिर जनपद आया, अब है महाजनपद। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की राजधानियाँ होती थी। कई राजधानियाँ किलेबंद होती थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ठीक है। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से इतनी सुरक्षाओं की व्यवस्था की थी कि दीवार जो थी इतनी ऊंची करवाई गई थी, है ना। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को दिखाना चाहते थे, ठीक है, शक्ति को प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों, बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। अभी तक हमने देखा था कि राजा की स्थायी सेना नहीं होती थी, ठीक है। उनके कोई बड़े महल नहीं होते थे, उनकी कोई राजधानियाँ नहीं होती। अब हम देख रहे हैं कि उनके महल हैं, राजधानियाँ हैं, वो भी किलेबंद हैं। अब राजा सेना रखने लगे हैं, सिपाहियों को वेतन देने लगे हैं, ठीक है। वेतन पूरी साल वेतन देकर रखा जाता है सिपाहियों को, और भुगतान जो है वो आहत सिक्कों के रूप में होता है। ये याद रखना है, किसके माध्यम से, तो आहत सिक्कों के माध्यम से क्या होता है, वेतन का भुगतान होता है। इन सिक्कों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। आइए, इसमें कुछ महाजनपद देख ले रहे हैं। देखिए, आइए देखिए, मगध है, वैशाली है, बज्जी, अंग, है ना, कौशल, हस्तिनापुर, पांचाल, कुरु, ये आपका हस्तिनापुर जनपद है, ठीक है। और गांधार है, ठीक है, तक्षशिला है। आइए आगे देखते हैं। कौशाम्बी जिले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिला
मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ है। ये देखिए, है ना। कर, अभी तक हमने देखा था कि जो राजा थे वो कर नहीं वसूल करते थे, क्योंकि उनकी कोई स्थायी सेना नहीं थी, उनकी कोई राजधानी नहीं थी, उनकी कोई किले नहीं थे, है ना। तो उनको व्यवस्था भी इतनी नहीं करनी पड़ती थी, तो उनको कर की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। वो जो लूटते थे उसी से अपना कार्य करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब राजाओं ने कर लगाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उनके विशाल किले हैं, बड़ी सेना रखते हैं, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता है। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, क्योंकि उनको अपने कर्मचारियों, सैनिकों को भी वेतन देना पड़ेगा, है ना। और उनको संसाधनों की आवश्यकता होती थी बहुत सारी, इसलिए। तो आइए देखते हैं कर के बारे में। तो फसलों पर लगाए जाने वाले कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे, है ना। प्राय उपज का 1/6 व हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे। कारीगरों के ऊपर भी लगाए गए कर हैं, कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए, जैसे श्रम के रूप में चुकाए जाते, जैसे कि बुनकर है, लोहार है, सोनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, ठीक है। फिर है पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखिर तक संग्राहक है, वो जो जंगल से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती थी वो देते थे इनको, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब है कृषि में परिवर्तन, ठीक है। इस युग में क्या हुआ, कृषि में परिवर्तन हुए। कैसे? तो जो हल का प्रयोग होता था वो पहले लकड़ी के काठ का होता था, है ना। लेकिन अब क्या होने लगा, अब लोहे का इस्तेमाल होने लगा हल के लिए, ठीक है। किसका? लोहे का। तो अब जो कठोर ज़मीन है उसको जोतना आसान हो गया है, ठीक है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई है। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया है, ठीक है। तो याद रखना, पहला क्या हुआ है, पहले तो लोहे के फाल का प्रयोग हुआ है, यानी लोहे के हल का प्रयोग हुआ है। दूसरा रोपण शुरू हो गया है, धान के पौधों का रोपण। खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया था। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। काम ज़्यादातर दासी तथा भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, जिन्हें कम्मकार कहते हैं, ठीक है, वो करते थे इसमें कार्य। सूक्ष्म निरीक्षण देखते हैं। तो आइए पहले मगध का देखते हैं, ठीक है। तो मगध ढूंढिए, आपको बिहार में मिलेगा। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती हैं, और जो नदियां हैं वो यातायात का कार्य करती हैं, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी ये नदियाँ, ठीक है। मगध का एक हिस्सा जो था वो जंगलों से भरा हुआ था, जहाँ जंगलों में रहने वाले हाथी थे। अब हाथियों का क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे, मगध के जो राजा थे, जो सेना थी, वो हाथियों को पकड़कर उन्हें युद्ध प्रशिक्षण दिया जाता था, उनका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था, ठीक है। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें हैं, जिससे मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थे, है ना। तो मगध कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, तो सबसे पहले नदियां हैं जो यातायात का कार्य करती हैं, है ना, ज़मीन को उपजाऊ रखती हैं, जल वितरण है वहाँ पे। दूसरा एक हिस्सा जो है वो जंगल से घिरा हुआ है, जहाँ से उन्हें हाथी मिलते हैं, ठीक है। हाथी मिलते हैं, उन्हें युद्ध प्रशिक्षण दे के युद्ध में शामिल किया जाता है। वहाँ से लकड़ियाँ मिल रही हैं, जैसे रथ बनाएंगे वो लोग, है ना। रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा वहाँ लोहे की खदानें भी हैं, ठीक है। एक मिनट, लाइट चली गई है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम कहाँ थे, तो आइए। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे, है ना। और महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, है ना। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पर पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बड़ी सेना है। उस समय भारत में मगध पर महापद्मानंद का शासन हुआ करता था, बहुत ही शक्तिशाली था, उसके पास हाथियों की सेना थी, है ना। तो ये जो सिकंदर था उसकी सेना को पता चल गया था, है ना, तो वो भयभीत थे। आइए अब देखते हैं बज्जी। तो जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था,
जिसकी राजधानी है वैशाली। ठीक है, ये एक यहाँ जो है अलग किस्म की शासन व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ गढ़ या इसे गढ़ या संघ कहते हैं, है ना। अब क्या होता है ये, तो गढ़ संघ, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। यहाँ मतलब कोई एक राजा नहीं होता, यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो मिलकर यहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। ठीक है, आइए, गढ़ या संघ में कई शासक होते हैं। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्बकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो याद रखना कौन, स्त्रियां, दास और कम्बकार। ठीक है, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित है। तो याद रखना कौन, बुद्ध और महावीर। जो बुद्ध हैं वो शाक्य गढ़ से संबंधित है, और महावीर को आप बताएंगे कि किस गढ़ से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो आइए देखते हैं, बज्जी संघ। बज्जी संघ का ये जो वर्णन है वो दीघ निकाय से लिया गया है। जो दीघ निकाय है एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसे बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो आइए देखते हैं, अजातशत्रु और बज्जी संघ। तो अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, तो उसका मंत्री है वत्स्यकार। उसको उसने बुद्ध के पास भेजा है सलाह लेने के लिए, है ना, क्योंकि वो बज्जी संघ को क्या जीतना चाहता है। तो बुद्ध ने उससे पूछा कि बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपसी मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे, है ना। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये यानी ये बज्जी बासी जो है ये सब करते रहेंगे, तो उनको हराना आसान नहीं है। ठीक है, बुद्ध ने ये बोला। तो कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बाद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा है। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो याद रखना, जो गढ़ और संघ थे उन पर विजय प्राप्त किसने की थी, तो गुप्त शासकों ने की थी। ठीक है, आइए अन्यत्र देखते हैं। आपको इसमें यूनान और एथेंस ढूंढना है। तो लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, यानी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ये व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इससे 30 साल से ऊपर की उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे, है ना। शासन की कई पदों पर नियुक्तियां जो होती थी वो लॉटरियों के माध्यम से होती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवा देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारिक तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो चलिए, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।